दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर जो कि है सेफिक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो बस इससे पहले हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स को, कि उसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन से कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर रहे थे। और इस वीडियो में हमारा टाइटल रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, मतलब दो चीजें आपस में क्या हो, इक्वल हो तो हम उसको इक्वलाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं रिएक्शन की। ओके, कि रिएक्शन में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्शन में राइट साइड होता है वो हमें प्रोडक्ट मिलती है। ओके, ये एक जनरल रिएक्शन हो गया। लेकिन हमारे पास रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके, जिसको हम सिंगल एरो से डिनोटेट करते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको हम डबल हाफ हेडेड एरो से डिनोटेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं बाय सिंगल हेडेड एरो से, और हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्रोडक्ट साइड होगा। ओके, इरिवर्सिबल रिएक्शन की हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हम डेली लाइफ का एग्जांपल है मीथेन। ओके, कंबशन ऑफ मीथेन। तो जब मीथेन ऑक्सीजन से एड होता है तो हम उसको कहते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। तो जब मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन होगी तो उनमें से हमें प्रोडक्ट मिलेगी, जो कि हमारे पास हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। और दूसरा हमें इसकी प्रोडक्ट मिलेगी वाटर। और इस इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कभी भी इस रिएक्टेंट में वापस नहीं जा पाएंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ओपन कंटेनर में होते हैं। ओके, क्योंकि इन्हें इक्विलिब्रियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नाउ हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। मैंने आपको बताया कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ओपन कंटेनर में होते हैं, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो क्लोज्ड कंटेनर में होंगे। और इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर फिगराइज करते हैं इसको, जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, या रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम और नाम देते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टेट ऑफ reversible reactions where no net change in concentration of reactant and product with time से जिस टाइम में वो रिएक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आए, उस स्टेट पर हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में हुआ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक जनरल रिएक्शन है। तो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में एक ऐसी पॉइंट आएगी, ऐसी स्टेट आएगी, जिस स्टेट में क्या होगा कि ये जो
रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, इस कंडीशन को दरअसल हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर कोई भी नेट चेंज नहीं आए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने कैटेगराइज किया एक फॉरवर्ड रिएक्शन में एंड रिवर्स रिएक्शन में। तो सबसे पहले comes to the forward reaction, transformation of reactant and product। जो रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में तो हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट साइड जाता है। ओके, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इनिशियली क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। क्यों वेरी फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं सॉरी जो रिएक्टेंट हैं वो ज्यादा होंगी पहले इनिशियली, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और वो रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा आस्ता आस्ता। ओके, हम इस रिएक्शन को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो अपोजिट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे थे तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाती है और ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है राइट टू लेफ्ट। और इनिशियली ये क्या होगा, स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी हमें प्रोडक्ट नहीं मिली मिसाल के तौर पर, इसलिए कोई भी बैकवर्ड रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। और टाइम पासेस के दौरान एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल की। तो हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है कि एज अ रिएक्टेंट हमने लिए हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन को, और ये जो रिएक्शन है ये एक क्लोज्ड सील्ड कंटेनर में परफॉर्म किया जा रहा है ताकि इसके जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो बाहर ना जा सके। तो इनका जो कलर है रिएक्टेंट का हमारे पास पर्पल है और इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रो आयोडाइड वो कलरलेस बनेगा। तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट हमें हाई कंसंट्रेटेड में मिल रहे हैं। ओके, तो टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होना शुरू होंगे हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली हमें प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रो आयोडाइड की। ओके, याद रखिएगा इनिशियली हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, टाइम के साथ साथ हमें प्रोडक्ट मिलती गई और इनकी रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे और ये टाइम के साथ इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स में और यहाँ पर भी हम कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कंडीशन आएगी जहां जिस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दरअसल उस कंडीशन को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल था फॉरवर्ड रिएक्शंस का। उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशंस की बात करेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि ये क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म किया जाता है। इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्लोज्ड वेसल में ताकि जो रिएक्टेंट हैं एंड प्रोडक्ट हैं वो स्किप्ड ना हो सके। ओके, एंड इस पर भी कि इस पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रखा जाता है। एक सिंटेक्स बुक में ये भी लिखा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम, इवन कैटालाइस्ट पर भी। कैटालाइस्ट भी कोई भी इफेक्ट नहीं करता केमिकल इक्विलिब्रियम पर। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग रिएक्शन में, चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो। ओके, और इस चैप्टर की हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, कम्स टू द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ओके, सबसे पहले लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को
साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक गलबर्ग एंड पीटर, 1864 में। अकॉर्डिंग टू इन दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस जो कि रिएक्टिंग स्पीशीज में है। ओके, अब ये एक्टिव मास क्या है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट्स नोन एज एक्टिव मास। ओके, एक्टिव मास को हम लार्ज ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं और इसका यूनिट होता है मोल डीएम क्यूब, इतना याद रखिएगा। इस लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को हम जनरल इक्वेशन पर समझते हैं, रिएक्शन पर समझते हैं कि मैथमेटिकली हमने ऊपर देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के ऑफ एक्टिव मासेस के, तो हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, सेम बात है। ओके, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर के कांस्टेंट लिया। ओके, और इसी तरीके से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ इट्स एक्टिव मासेस के, और यहाँ पर भी हमने के कांस्टेंट लिया, के आर इज मीन्स रिवर्सिबल कांस्टेंट। तो हमने ये भी देखा कि इन रिएक्शन में एक ऐसी भी स्टेट आ रही थी जिस स्टेट में ये दोनों क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। और हम इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये फॉरवर्ड रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है केसी के। यहाँ पर केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, और लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, हम इसको इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंट डिफाइन करने से पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। क्वेश्चन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो व्यूअर्स, ये एक रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन का, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन को हम QC से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोटेट करते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता जब क्वेश्चन इक्वल होता है KC के, इट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ओके, न्यूमेरिकली वैल्यू क्वेश्चन का ग्रेजुअली चेंज होता जाता है टाइम के साथ साथ। ओके, ये हमने क्वेश्चन के अबाउट पढ़ा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इसकी दो इंपॉर्टेंस है, एक तो हमें रिएक्शन का डायरेक्शन बता दी और दूसरा हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता दी। एक्सटेंट क्या है ये भी हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कम्स टू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बोथ अगर QC एंड KC टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दोनों हमें रिएक्शन का डायरेक्शन बताते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है रिएक्टेंट में। तो उस चीज को कौन डिफाइन करता है, KC एंड QC दोनों। इसके हमारे पास तीन केसेस होते हैं। अगर QC लेस होता है KC से, तो वहां पर क्या होता है कि जो रिएक्शन प्रोसीड होता है बिफोर केमिकल इक्विलिब्रियम रीच 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो उसमें क्या होगा इस केस में कि QC जब लेस होता है KC से, तो जो रिएक्शन है हमारा लेफ्ट राइट जाएगा।
जब लेफ्ट टू राइट जाएगा रिएक्शन तो रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं एंड प्रोडक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमें हायर कंसंट्रेशन में मिलेंगे और जबकि हमें रिएक्टेंट लो कंसंट्रेशन में मिलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स होगा। जब QC ग्रेटर होता है KC से या फिर KC लेस होता है QC से, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो राइट लेफ्ट साइड जाएगा और प्रोडक्ट इसमें डिक्रीज होते हैं एंड रिएक्टेंट हमें हाई कंसंट्रेशन में मिलते हैं। ओके, और इस कंडीशन में तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशंस टेक्स प्लेस होता है यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, तो ये हमने बात कर ली इसकी डायरेक्शन की और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंट की। एक्सटेंट होता है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये किस्म का अमाउंट होता है जो कि हमें इनेबल करता है कि रिएक्शन कब मतलब कैसे प्रोसीड होगा, क्योंकि इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर केसी लार्ज होगा, केसी इज लार्ज, तो क्या होगा, जब केसी लार्ज है तो जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वेरी लार्ज एंड नियर टू कंप्लीट। इसमें जो रिएक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने को होता है जब केसी लार्ज होगी। और जो केसी स्मॉल होती है यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि रिएक्शन को और टाइम चाहिए होता है। ओके, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इस कंडीशन में दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट हो गई कांस्टेंट की। व्यूअर्स, तो इस चैप्टर की और एक टॉपिक है लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल। दरअसल ये जो प्रिंसिपल है इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल है। ओके, लीच-लीटनर्स ये फ्रेंच साइंटिस्ट कीमिस्ट है और इसी के नाम से इस प्रिंसिपल का नाम लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल रखा गया है। अकॉर्डिंग टू लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम सिस्टम है। तो क्या होगा कि अगर इन कंडीशन में अनबैलेंस्ड आ जाए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो हमारे पास फैक्टर है कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से जो हमारा बैलेंस सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाए, तो इस कंडीशन में सिस्टम क्या करता है, उसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है ताकि वो जो सिस्टम है वो बैलेंस हो सके। वो क्या करेगा, सिस्टम या तो फॉरवर्ड स्पीड अप करेगा डायरेक्ट रिएक्शंस को या रिएक्शन को बैकवर्ड स्पीड अप करेगा, ये दो कंडीशन होगी। तो लीच-लीटनर्स के मुताबिक इफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, हमने बात की एक्सटर्नल स्ट्रेस की, ये वाली अप्लाइड करें किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम सिस्टम था हमने देखा, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा जो चेंज उस सिस्टम में आया हुआ है। ओके, इस चीज को हम कहते हैं लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करता हूँ कि लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो यहाँ पर कि एक्सटर्नल फैक्टर किसी सिस्टम पर अप्लाई किया गया है और वो जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था वो अनबैलेंस हो गया, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, उस चेंज को दरअसल कहते हैं लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल। लीच-लीटनर्स प्रिंसिपल के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि डिस्टर्बेंस ऑन इक्विलिब्रियम जब होगी तो क्या होगा कि जो QC है, कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल नहीं रहता है, एक ये कंडीशन पहली। ओके, और सेकंड कंडीशन में ये बता रहा है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ट्राई टू रिपेयर इस इक्विलिब्रियम बाय रिड्यूसिंग दीज स्ट्रेस। इट मींस कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाया जा सकता है और इस कंडीशन में कोएफिशिएंट इक्वल होता है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो लीच स्वीटनेस प्रिंसिपल की कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला पैरामीटर है कि चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर इस सिस्टम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए फिर क्या होगा, इस सिस्टम पर क्या अफेक्ट होगा वो देखते हैं। कि इक्विलिब्रियम सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, दो टाइप्स की यहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा इस रिएक्शन पर, वो देखो क्या। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम मूव टू राइट, यहां से लेफ्ट से राइट तरफ मूव करना शुरू करे स्टार्ट करेगी वो तब जब हम रिएक्टेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, पहली कंडीशन है। दूसरा ये कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट करेगा जब हम रिएक्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ये रिएक्टेंट रिमूव हुआ तो ये रिएक्शन क्या करेगा, राइट से लेफ्ट साइड जाना स्टार्ट करेगा। या दूसरा कंडीशन ये कि यहाँ हम इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हैं, इंक्रीज अप करते जाते हैं। इस कंडीशन में भी जो रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट साइड जाएगा। ओके, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो इस तरीके से अपने आप को डिस्टर्ब हो जाएं तो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ओके, जो कैटालिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कभी भी अफेक्ट नहीं करता, वो सेम ही रहता है। इस रिएक्शन इस सिस्टम पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये है पहला पैरामीटर, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो इस सिस्टम पर अफेक्ट कर रहा था। उसके बाद दूसरे पैरामीटर की हम बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा पैरामीटर है चेंज इन वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम की बात की जाए लीच स्वीटनेस प्रिंसिपल के अंदर तो वो इंडिकेट करता है कि कोई जो हमारा रिएक्शन है वो गैसेस स्टेट में परफॉर्म किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0 के बराबर नहीं होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। एंड इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, एंड जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, एंड टेम्परेचर इसमें रिमेन कांस्टेंट। और हम इस स्टेटमेंट को जानते हैं बॉयल्स लॉ के नाम से। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो प्रेशर है इंक्रीज, देन द रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब प्रेशर को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, द प्रेशर डिक्रीजेस, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। दोनों प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर दोनों इक्वल हो जाएं, बोथ आर इक्वल, देन देयर इज नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सिस्टम पर अफेक्ट करता है। कैसी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। एंड जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ओके, एवरेज काइनेटिक से जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर दो कंडीशंस रख रहा है। हमें पता है व्यूअर्स के जो रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास ये एक्सोथर्मिक, ओके, और दूसरा होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर
देन द रिएक्शन बिकम्स बैकवर्ड। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड आएगा। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा रिएक्शन सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये यहाँ पर दोनों इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो होता है एक्सोथर्मिक कंडीशंस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ओके, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक में। जबकि हम एंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके व्यूअर्स, ये हो गया टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हैबर्स प्रोसेस। दरअसल हैबर्स प्रोसेस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होती है और ये एप्लीकेशन होती है लीचिट्रस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है लीचिट्रस प्रिंसिपल की। ओके, हैबर्स प्रोसेस भी दरअसल साइंटिस्ट का ही नेम है। इसमें क्या कर रहा था साइंटिस्ट के अमोनिया को प्रिपेयर करवा रहा था। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। ओके, हैबर्स प्रोसेस जो होता है इट मीन जिसमें अमोनिया बनता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने अभी डिफाइन किया कि अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पावर। ये याद रखिएगा। हैबर्स प्रोसेस में दो कंडीशन है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। जब इसका टेम्परेचर लो होगा तो हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, ओके, अमोनिया की। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका है अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 सेंटीग्रेड। ओके, लो टेम्परेचर। एंड हाई प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, जो हमें अमोनिया की यील्ड प्रोडक्ट है वो हमें ज्यादा मिलेगी। और ऑप्टिमम प्रेशर है इसके लिए 200 to 300 सेंटीग्रेड और 300 atm। ओके, मतलब ये कि हैबर्स प्रोसेस में दो पैरामीटर्स हैं कि जहां पर हमें अमोनिया की जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मिलती है, एक लो टेम्परेचर पर, दूसरा हाई प्रेशर पर। ओके, एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है इसमें लेते हैं और जब इसको आयरन कैटालाइज इसमें यूज किया जाता है, इस कैटालाइज की वजह से हमें प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलती है अमोनिया की। ये रिएक्शन यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि molecule of nitrogen plus 3 molecule of hydrogen combine to each other to form ammonia. Okay, this whole process is known as Haber's process. Okay, और हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। यह भी एक इस चैप्टर की एक टॉपिक में से एक टॉपिक है। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, थोड़े से मतलब डिफ्यूज पजिल होते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जहाँ पर बनते हैं तो उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, वैसे ये साल्ट की बात की जा रही है। ये ऐसे साल्ट होते हैं जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, थोड़े से पानी में सॉल्युबल होंगे, ज्यादातर नहीं। कॉमनली हम उसको कहते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। दरअसल इस टॉपिक में हम होल साल्ट की बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैल्शियम सल्फेट को जब हम पानी में डालते हैं तो उनका आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। ओके, और इस रिएक्शन को हम अकॉर्डिंग टू लॉ मास ऑफ एक्शन के मुताबिक लिखते हैं इस तरीके से, इक्विलिब्रियम लॉ से। तो जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगी और जो रिएक्टेंट है वो नीचे आएंगे। ओके, इट मींस इस तरीके से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो इसके जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर इसके आयंस बन जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं KSP,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस बाय KSP। ओके, यहाँ पर बात समझ में आई। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो कुछ साल्ट होते हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट पानी में और साल्ट में होते हैं, सॉल्युबल साल्ट होते हैं, मतलब थोड़े से, ज्यादा नहीं, तो निग्लिजिबल, थोड़े से स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगे, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टू आयंस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन बनते हैं। ओके, एक इसका एक हिस्सा एट रूम टेम्परेचर पर ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो वेरी लेस, वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, तो व्यूअर्स उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन होती हैं। यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। नंबर 1 की, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर होता है आयन प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर नो परसेप्शन फॉर्म, यहाँ पर कोई भी परसेप्शन नहीं बनेगी, और जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलती है वो अनसैचुरेटेड मिलती है। ओके, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होती है आयनिक प्रोडक्ट से, तो पीपीटी यहाँ पर परसेप्शन तो बनते हैं लेकिन वो सैचुरेटेड बनते हैं। और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयन प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलती है वो सुपर सैचुरेटेड मिलती है। दरअसल ये यहाँ पर गलत है, जो सॉल्यूशन होती है वो सुपर सैचुरेटेड होती है, सैचुरेटेड नहीं बनती। ठीक है, और मैं ये यहाँ पर एक लफ्ज ले रहा था कि आयन प्रोडक्ट क्या होता है। दरअसल ये जो आयन प्रोडक्ट है, ये आयंस होते हैं 2 डिफरेंट साल्ट की, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये एक आयन है और ये दूसरा यहाँ पर नेगेटिव आयन है। ओके, ये तो यहाँ पर एक ही साल्ट है, लेकिन 2 डिफरेंट साल्ट के जो आयंस होते हैं ना, उन्हें हम आयन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो व्यूअर्स ये हो गए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसमें एक और लफ्ज आ रहा था प्रिसिप्शन। यहाँ पर प्रिसिप्शन किससे कहते हैं? दरअसल जो प्रिसिप्शन होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अनसॉल्युबल होते हैं इन सॉल्यूशन में, उससे हम दरअसल प्रिसिपिटेट कहते हैं, प्रिसिप्शन कहते हैं। ओके व्यूअर्स, उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारे पास कॉमन आयन अफेक्ट। ओके, टॉपिक से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आयन की बात की जा रही है, लेकिन उन आयन की जो सॉल्यूशन में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ओके, ऐसे आयन की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। प्रीवियस वी स्टडी अबाउट प्रिसिप्शन, हमने प्रिसिप्शन के बारे में देखा कि साल्ट ऐसे थे जो स्प्रिंगली सॉल्युबल थे पानी में। ओके, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड मिक्सिंग हो रहे टू हाईली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड में। तो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, हैविंग साल्ट सेम, और उसमें क्या हो रहे थे, सेम केटाइन एंड एनाइन एडेड हो रहे थे उस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने पीछे बात की। यहाँ पर कंसीडर करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड का। ओके, ये एक साल्ट है, तो इसमें क्या होगा कि इफ वी एड सम अमाउंट ऑफ साल्ट, अगर हम साल्ट का कुछ अमाउंट ऐड करें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का NaCl का, तो उसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन आयन कॉमन टू सिल्वर क्लोराइड, जो इस सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन आयंस बन रहे हैं वो कॉमन आयन हो जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के। तो क्या होगा, लीचिटस, यहाँ पर लीचिटस की बात की जा रही है कि जो क्लोरीन के आयंस है वो सॉल्यूशंस में की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जो इसकी सिल्वर क्लोराइड के आयंस है, इट मींस क्लोरीन है, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस किसी चीज पर कोई चीज अफेक्ट डाले, उसको कम कर दे, तो इसको हम कहते हैं कॉमन आयन अफेक्ट। उसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि डिक्रीज सॉल्युबिलिटी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट इन सॉल्यूशन बाय एडिंग हाईली सॉल्युबल साल्ट को। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम हाईली सॉल्युबल साल्ट को किसी सॉल्यूशन में ऐड कर दें, तो वो उसकी जो आयंस है वो कॉमन आयंस क्या करेंगे, रिफर करेंगे
एज अ कॉमन आयन अफेक्ट के तौर पर। ओके, दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन अफेक्ट। कॉमन आयन अफेक्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेनी एरियाज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बफरिंग ऑफ सॉल्यूशंस हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट्स हो, ओके, सोप्स प्रिसिप्शन हो, साबुन की प्रिसिप्शन जो बनते हैं उनमें, अदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ओके व्यूअर्स, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया वाइंड अप, जो कि हमने इसकी मेन टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।